सो हेलो एवरीवन। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज के सेट नंबर 48 को आज हम डिस्कस करेंगे। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज आपके एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न एडिक्यूटी पैटर्न पे ये बेस्ड है। इस अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में हम हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इतिहास के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक, हर सेगमेंट से इसमें क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ये एक सेट अपने आप में एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है। एक अभ्यास डीपीक्यू सीरीज लगा लिया मतलब आपके पूरे जीके का रिवीजन हो गया अच्छे से। चलिए, माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूं। यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस करते हैं, सेट नंबर 48 का। Which one of the following statements about the election of the president of India is not correct? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, यहां आपसे क्या पूछ रहा है? सही नहीं है वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का फर्स्ट सिटीजन होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाए, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। और आपका क्या होता है? राष्ट्रपति का जो पद होता है वो एक सिंबल होता है आपका यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी ऑफ नेशन होता है। ठीक है, अच्छा, पार्ट फिफ्थ में आपका जो पार्ट फिफ्थ है जो कि संबंधित है यूनियन से संबंधित, द यूनियन से संबंधित, संघ से संबंधित है। और इसमें कितने आर्टिकल शामिल है आपके? आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151। इसमें जो चैप्टर नंबर पहला है, चैप्टर पहला है जो कि संबंधित है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, वहां पे आप राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78। तो जो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपके सीधे सीधे राष्ट्रपति से संबंधित हैं, प्रेसिडेंट से संबंधित हैं, प्रेसिडेंट से संबंधित। चलिए, अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। A union minister shall not be eligible for election as the president। तो पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है? एक केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। देखिए, यहां पे आपको इस स्टेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लड़ने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए? क्या होती है? पहला तो है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसकी मिनिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए। और जो तीसरी क्राइटेरिया क्या है कि उसको लोकसभा के चुनाव लड़ने की पात्रता उसके पास होनी चाहिए और उसको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो जो यूनियन मिनिस्टर का जो पद होता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं होता है, इसलिए यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इवन आपका जो एग्जिस्टिंग राष्ट्रपति होता है वो दोबारा से भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। राष्ट्रपति का चुनाव संसद तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाला जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं? उसमें होते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, आपका राज्यसभा और आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा में आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं और आपके इलेक्टेड, आपके जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया निर्वाचक मंडल। ठीक है, ऑप्शन तो ये सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन जो विकल्प 3 दिया गया वो क्या है? द इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, राज्य विधानसभाओं में 2 सदन होते हैं, एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, दूसरी होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है? द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज फॉलोड।
एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता, राष्ट्रपति का जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, और उसके लिए कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज फॉलोड। और वोटिंग कैसी होती है? आपकी सीक्रेट वोटिंग होती है, सीक्रेट वोटिंग होती है, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है कि इन चारों विकल्पों में से गलत कौन है। तो गलत आपका कौन सा है? ए वाला आपका सही है। तो पहले का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अच्छा, जो आपका देखिए, जो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सेम आपकी उपराष्ट्रपति के लिए भी होती है। बस उपराष्ट्रपति को क्या के लिए में क्या अलग हो जाता है? उपराष्ट्रपति के लिए आपका उसको एलिजिबिलिटी, उसको क्या होना चाहिए? राज्यसभा के का सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरा, उसका जो निर्वाचक मंडल होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और आपके लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य इसमें भागीदारी करते हैं। किसके चुनाव में? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में आपके दोनों, आपके जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हो गए, राज्यसभा, और आपके जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है, वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और राज्य विधानसभाएं उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी भागीदारी नहीं करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। जो आर्टिकल नंबर 52 है, ये क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान आपके अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या है आपका? 53 में जितने भी आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर होती है, वो सारी की सारी आपकी आर्टिकल नंबर 50 के माध्यम से राष्ट्रपति के पास है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित है, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का निर्वहन आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। फिर आर्टिकल 52 है, 52 क्या प्रोवाइड करा? प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। आर्टिकल 55 है, स्पेसिफिक मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये आपका जो आर्टिकल 55 है, मैनर ऑफ इलेक्शंस प्रोवाइड कराता है कि किस किस जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 56 क्या? फिक्सेस द प्रेसिडेंट टर्म्स एट 5 ईयर्स। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आपका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद आर्टिकल 57 क्या है आपका? फॉर्मर प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं। आर्टिकल 58 क्या है? स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, मतलब जो आर्टिकल 58 है, ये आपके राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी क्वालिफिकेशन की योग्यताओं की जो भी जरूरत है, उसको ये आर्टिकल 58 बताता है। वो उसमें क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु से ज़्यादा होना चाहिए, और लोकसभा की मेंबरशिप के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए, और उसको क्या, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 59 लेज डाउन द कंडीशन ऑफ ऑफिस इंक्लूडिंग नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। फिर आर्टिकल 60 किससे संबंधित? ओथ और अफर्मेशन, राष्ट्रपति की जो आपकी शपथ से संबंधित है, आर्टिकल 60। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? आपका इम्पीचमेंट ऑफ, यदि राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको संसद हटा सकती है उसको उसके पद से। फिर आर्टिकल 52 क्या है? डील्स विद द इलेक्शन टाइमिंग फॉर फिलिंग वैकेंसीज इन द ऑफिस। यदि राष्ट्रपति का पद खाली तो किस तरीके से उसको भरा जाएगा, वो आपका आर्टिकल नंबर 62 डील करता है। फिर आपका ये आर्टिकल नंबर जो है आपका 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, जो, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, वो आर्टिकल नंबर 143 से डील होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर आपका 143 ये राष्ट्रपति को क्या है? सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकार देता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, A sprinter feels cramps and pain in the thigh muscles after a run. This is due to accumulation of, ठीक है, तो एक धावक
को दौड़ने के बाद जांग की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह किसके संचय के कारण होता है? तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो धावक होता है उसको जब वो लंबे समय तक दौड़ता है तो उसको थाई में क्या होता है, आपके क्रैम्प्स निकल आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑप्शन क्या है, लैक्टिक एसिड की वजह से, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, पायरुविक एसिड की वजह से, और एथोनल की वजह से। तो सही जवाब क्या रहेगा, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से आपका जो स्प्रिंटर होता है, जो धावक होता है, उसको क्रैम्प्स और पेन होता है, थाई मसल्स में क्रैम्प्स एंड पेन्स होता है। तो आपका सही विकल्प क्या रहेगा, सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी रेस्पिरेशन होती है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ अ मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन तो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं ये माइक्रोफोन और स्पीकर क्या करते हैं। मोबाइल फोन के माइक्रोफोन और स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू अ मैकेनिकल सिग्नल। माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में बदलता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। माइक्रोफोन किस में कन्वर्ट करता है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें मिलेगा आपको, द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। ठीक है। तो माइक्रोफोन का क्या काम है, ये आपके साउंड को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं, द स्पीकर कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल सिग्नल टू साउंड। स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में बदलता है। तो ऐसा नहीं करता है ये। ठीक है। ये क्या करता है, आपका स्पीकर क्या करता है, स्पीकर आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें, साउंड में। स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में बदलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो भी सही है। तो आपका जो माइक्रोफोन होता है ये कन्वर्ट करता है आपका साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और जो स्पीकर होता है उसका जस्ट अपोजिट कार्य करता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा आपका, देखिए 1 और 4 आपके सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 1 और 3 दिया गया है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 3 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी में 1 एंड 4 दिया गया, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इसको आप एलिमिनेशन, सॉरी ये आपका बी नहीं होगा क्योंकि 1 तो आपका गलत है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, आपका सही जवाब रहेगा जहां 2 एंड 4 आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, तो वो ऑप्शन नंबर डी में आपके दिए गए हैं। तो डी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर सी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स, नेमली लोकटक लेक, बारापानी, कोलेरू एंड पुलिकट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड सी विजिट। तो रानी ने अपने दोस्तों से कहा कि पिछले वर्ष उसने 4 अलग अलग झीलों, अर्थात लोकटक लेक हो गई, एक आपकी बारापानी लेक हो गई, एक आपकी कुलेरू लेक हो गई, एक आपकी पुलिकट में नौकायन किया उसने, निम्नलिखित में किन किन राज्यों की स्थिति। तो ये देखिए कितने अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। बेसिकली यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि लोकटक लेक किस स्टेट में है, बारापानी लेक किस स्टेट में है, बारापानी लेक, कुलेरू लेक किस स्टेट में है, और पुलिकट लेक किस स्टेट में है। तो देखिए लोकटक लेक कहाँ है आपकी, लोकटक लेक है आपकी मणिपुर में। ठीक है। तो लोकटक लेक है आपकी मणिपुर में। तो मणिपुर वाला ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में मणिपुर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपका मणिपुर दिया गया है, बाकी ऑप्शन नंबर सी में नहीं है ना डी में, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बारापानी लेक कहाँ पे आपकी, बारापानी लेक जिसको उमियम लेक भी बोलते हैं, बारापानी लेक, ये आपका कहाँ पे, आपकी मेघालय में है आपकी, जैसे उमियम लेक ये आपकी मेघालय में है, आपकी मेघालय जिसकी कैपिटल क्या है, शिलोंग। और मेघालय में आपको क्या देखने को मिलता है, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है। ये 3 पहाड़ियां हैं, यही 3 ट्राइब्स भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। मौसीराम यहीं पे मेघालय में मिलता है। चेरापूंजी, जो भारत में सबसे ज्यादा बारिश जहां पे होती है चेरापूंजी, वो भी आपको मेघालय में दिखता है। तो आपका ये हो गया मेघालय।
अगला वाला क्या है, कुलेरू लेक कहाँ पे है आपका, कुलेरू लेक याद रखिएगा, कुलेरू और पुलिकट लेक आपकी ईस्टर्न कोस्ट पे है। ईस्टर्न कोस्ट में आपके कौन कौन से स्टेट हैं आपके, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरला आपके वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे गलत हो जाएगा। और कुलेरू कहाँ पे आपकी, कुलेरू आपकी है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कुलेरू आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट कहाँ पे, पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रीजन में है, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। अब देखिए भारत में जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है आपकी, फ्रेश वाटर लेक है आपकी बुलर लेक। बुलर लेक कहाँ पे आपकी, बुलर लेक है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। और यदि लार्जेस्ट सलाइन लेक के बारे में कोई पूछे आपसे, लार्जेस्ट सलाइन लेक कौन सी है आपकी, वो है चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक, चिल्का लेक, चिल्का लेक। उसके बाद आपकी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक कौन सी है आपकी, वो है सांबर लेक राजस्थान में, ठीक है। अच्छा ये जो पुलिकट लेक जो हमने पुलिकट लेक देखी थी, नहीं ये जो आपकी लोकटक लेक देखी, लोकटक लेक में एक आपका केबिल लैंचो नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबिल लैंचो नेशनल पार्क, याद रखिए केबुल लैमजो नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कहां पे आपका लोकटक लेक में। अगला प्रश्न देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट क्या है, अ पर्सन हु कैन रीड ओनली, ओनली देखिए यार, ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वो है साक्षर नहीं माना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपसे किसके विषय में पूछा गया है, इसमें आपसे लिटरेसी साक्षरता के बारे में पूछा गया है कि जो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर किसको माना जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, साक्षर किसको माना जाता है जनगणना के अनुसार। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, अ पर्सन एज्ड 7 ईयर एंड एबो who can both read and write with understanding in any language is treated as literate। तो इस स्टेटमेंट नंबर 2 के अनुसार क्या कह रहा है, साक्षरता किसको, साक्षर किसको बोला जाएगा, वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है, जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, साक्षर माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा सही है, स्टेटमेंट आपका सही है। इसको क्या बोलेंगे, लिटरेट बोलेंगे, इसको लिटरेट की ये परिभाषा है आपकी, साक्षरता की परिभाषा है। अच्छा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। तो ये इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, इलिटरेट के बारे में बात कर रहा। तो ये भी परिभाषा आपकी इलिटरेसी की परिभाषा ये सही होगी, ठीक है। ये इलिटरेट माना जाएगा और ये लिटरेट माना जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये आपको जरूर आइडेंटिफाइड कर लेना। यूजिंग द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए, क्योंकि अब तो आपको 25 मिनट में 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने हैं टीयर 1 में, तो आपको क्वेश्चन सही पढ़ना है, क्वेश्चन इजी आएगा, बट आप यदि उसको पढ़ने में गलती कर दी तो आपके गलत होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों विकल्प सही हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए में ए ओनली दिए गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बोथ आपका 1 एंड 2 दिया गया, तो सी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा भारत में जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी वो कब हुई थी आपकी, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई, कंप्लीट सेंसस होती है आपकी 1881 में, याद रखिएगा 1881 में। और अभी जो वर्तमान में आपकी जो जनगणना होने वाली है वो 2027 में हो रही है, ठीक है। अच्छा सेंसस किस तरह का सब्जेक्ट है आपका, सेंसस आपका यूनियन लिस्ट का आपका सब्जेक्ट है। और लिटरेसी रेट की यदि हम बात करें तो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी लिटरेसी रेट है हमारी कंट्री में, टोटल लिटरेसी रेट है आपका 74.04%, जिसमें मेल लिटरेसी कितनी है आपकी, मेल लिटरेसी रेट है आपकी 82.14% और फीमेल की कितनी है, फीमेल की लिटरेसी रेट है आपकी 65.14%,
46%। और सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है आपका? केरला आपका सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है। और उसके सबसे कम साक्षर दर वाला कौन सा स्टेट है आपका? बिहार। याद रखिएगा, साक्षरता की साक्षरता की दृष्टि से केरला सबसे नंबर 1 राज्य है और बिहार आपका सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो आपका सही विकल्प आपका सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। तो कर्क रेखा भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलीय राज्यों से होकर गुजरती है? अब आपसे देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का मतलब क्या हुआ? 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। इसको आप क्या बोलते हैं? कर्क रेखा भी बोलते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये भारत की मिडिल से पास होती है। और कितने स्टेट से पास होती है? ये पास होती है आपकी गुजरात से। गुजरात से हो गया, गुजरात के बाद आपका मध्य प्रदेश से हो गई। उसके बाद आपका कहां से पास होती है? आपकी राजस्थान से भी पास होती है। ठीक है, राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद ये आपकी पास होती है, आपकी छत्तीसगढ़ से पास होती है, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपकी कहां से पास होती है? आपकी अभी झारखंड से पास होती है, झारखंड। उसके बाद आपका ये आपके वेस्ट बंगाल से भी पास होती है, आपकी वेस्ट बंगाल। उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा हो गया। और फिर उसके बाद आपका कहां से पास होती है? मिजोरम से पास होती है। ये 8 राज्यों, भारत के 8 राज्यों से ये पास होती है। अब इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है? कितने कोस्टल स्टेट है और कितने लैंडलॉक स्टेट है? तो इसमें से कोस्टल स्टेट कौन कौन से आपके? गुजरात एक कोस्टल स्टेट रहेगा आपका, कोस्टल स्टेट है। एमपी नहीं है, राजस्थान नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड, वेस्ट बंगाल भी आपका एक कोस्टल स्टेट है। और जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो कैसे हैं? आपके लैंडलॉक स्टेट से हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में कोई भी स्टेट आपकी समुद्र से सीमाएं नहीं मिलाता है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसी को उसने एक नए ढंग से आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा? 2 आपके कोस्टल स्टेट हो गए, 2 आपके कोस्टल स्टेट होगा और 6 आपके लैंडलॉक स्टेट्स हो गए। तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, और ये आपकी जो कर्क रेखा है ये भारत को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में बांटती है। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन में ये बांटती है, याद रखिएगा। और ये भारत के 8 राज्यों से पास होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है आपका? द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय। तो मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय के रूप में गरीबी की गणना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? और आपके सामने 8, आपके सामने लकड़वाला कमेटी दी गई है, तेंदुलकर कमेटी दी गई, दांडेकर कमेटी दी गई और अलगा कमेटी दी गई। देखिए ये चारों जो कमेटी हैं ये आपकी किससे संबंधित है? पॉवर्टी से संबंधित है, पॉवर्टी लाइन की कैलकुलेशन से संबंधित है, पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के संबंध। हर कमेटी ने अपने अलग अलग मापदंड के आधार पर पॉवर्टी को कैलकुलेट किया, गरीबी रेखा को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो लकड़वाला जो कमेटी थी, लकड़वाला कमेटी ने किसके आधार पर कैलकुलेट किया था? सबसे पहले ये कमेटी आती है 1993 में आती है। ठीक है, और उसने जो सीपीआई प्लस आपका किसके बेस पे कैलकुलेट किया? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्लस आपका कैलोरी बेस्ड मेथड पे इसको कैलकुलेट किया था, कैलोरी बेस्ड मेथड पे इसको कैलकुलेट किया था आपका। ठीक है, मेथड। उसके बाद आपकी तेंदुलकर कमेटी कब आती है? तेंदुलकर कमेटी आपकी 2009 में आती है, रखिए तेंदुलकर कमेटी 2009 में। और इसने आपकी किस पे? आपके मिक्स्ड जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया प्लस आपका मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पे इस कमेटी ने आपके मिक्स रेफरेंस पीरियड पे इस कमेटी ने कैलकुलेट किया था। फिर आपकी एक रंगराजन कमेटी आती है, रंगराजन कमेटी ये कब आती है आपकी? 2014 में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी कमेटी है? दांदेलकर कमेटी आपकी ये भी कैलोरी इनटेक पे बेस्ड थी। ठीक है, अलगा कमेटी कब आती है? ये आपकी 1979 पे आती है। और ये आपकी इसने भी किस पे बेस किया था? कैलोरी बेस्ड रिकमेंडेशंस दी थी। तो जो लेटेस्ट जो कमिटीज आई उन्होंने
जो पॉवर्टी उसको बहुत ब्रॉड ढंग से कैलकुलेट किया था, कैलोरी बेस्ड आंकड़ों पे बेस्ड थी ये आपकी कमेटी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अच्छा, जो अलगा कमेटी थी इसने कैलोरी बेस्ड क्राइटेरिया था, और इसने आपका क्या रूरल और अर्बन में भी हम इसको डिवाइड करते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल में कितना 2400 कैलोरी, और आपके अर्बन एरियाज में कितना 2100 कैलोरी। ठीक है, अब कमेंट में आप मुझे ये बताइए क्यों रूरल एरियाज में कैलोरी ज्यादा ली गई थी और अर्बन एरियाज में कम ली गई थी। ठीक है, अच्छा, ये एक और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन सी संस्था इस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है और हर साल रिलीज करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लेनेट इज टर्म्ड एज गैस प्लेनेट एज दे आर कंपोज प्राइमरली ऑफ लाइटर आइस, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? निम्नलिखित ग्रहों में से किस समूह को गैस ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बने होते हैं। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? देखिए, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन आपका सेंटर में हो गया। सोलर सिस्टम में आपका स्टार हो गया, जो ग्रह हो गया वो तो सन हो गया। सन के साथ साथ कितने प्लेनेट्स हैं? 8 प्लेनेट्स हैं, 8 प्लेनेट्स हैं। उसके साथ आपके पास एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, और फिर मेट्रोइड्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब जो 8 प्लेनेट्स हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में बांट रखा है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट को और क्या बोलते हैं? आपके टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स भी बोलते हैं, इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स भी बोलते हैं। और जो आपके आउटर प्लेनेट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो ये किससे बने हैं? रॉक से मिलके बने हुए। टेरेस्ट्रियल, इनकी एक प्रॉपर सरफेस होती है। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हो गए। आउटर प्लेनेट्स को हम क्या बोलते हैं? गैस प्लेनेट्स बोलते हैं। अब इसमें देखो क्यों कौन कौन से शामिल होते हैं। इनर प्लेनेट में आपके शामिल होते हैं आपके जो इनर में आपके क्या होते हैं? आपके अर्थ, मार्स। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? अर्थ, मार्स, बीनस। बीनस हो गया इसमें। ठीक है, और बुध, शुक्र, बुध, अर्थ और मार्स। ठीक है, और आउटर में क्या क्या आ जाता? देखिए, मार्स के बाद आपको क्या देखने को मिलती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलती है। उसके बाद आपको जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे आपके आउटर प्लेनेट्स में चले जाते हैं। इन्हीं को हम जूबियंस प्लेनेट भी बोलते हैं, जूबियन प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस कैटेगरीज में क्या है? मरकरी, बीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद क्या आएगा? एस्ट्रॉइड बेल्ट आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें जूबियन प्लेनेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। तो ये आपके कैसे गैस प्लेनेट्स हो गए आपके। इन्हीं को जोबियंस प्लेनेट भी बोलते हैं या आउटर प्लेनेट्स भी बोलते हैं। तो बी आपका ये सही जवाब हो गया। सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है आपका? वो हो गया जुपिटर। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा आपका सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है आपका? कोल्डेस्ट प्लेनेट है आपका यूरेनस। यूरेनस हो गया आपका। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा रिंग किसके, कौन सा ग्रह रिंग के लिए फेमस है? रिंग के लिए फेमस है आपका सैटर्न, याद रखिएगा सैटर्न। ठीक है, और अब कमेंट में आप मुझे बताइएगा अर्थ की ट्विन किसको बोला जाता है? अर्थ की ट्विंस किसको बोला जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स डिड द कोया एंड कोंडा ट्राइब चीफ्स राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम द मनसबदार फैमिली। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति प्रमुखों ने मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध विद्रोह किया था? ठीक है, तो आपसे आपके ऑप्शन क्या क्या है? रैम्पा रेवेलियन 1879 से 80 के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका दिया गया है दूसरा गुंडेम अपराइजिंग। ऑप्शन सी है रैम्पा रिबेलियन आपका 1922 और 24 के बीच में। और तेलंगाना आर्म्ड स्ट्रगल 1946 से लेके 1991। तो ये जो रैम्पा रिबेलियन हुई थी इसमें आपके कोया और कोंडला ट्राइब्स आपके अगेंस्ट हुए थे, किसके? मनसबदार फैमिली के। ठीक है, तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका? सही विकल्प रहेगा आपका ऑप्शन नंबर
ये आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, इस मूवमेंट को किसने लीड किया था? ठीक है, अलोररी सीतारमन राजू ने, याद रखिएगा। इस मूवमेंट से कौन संबंध है आपके, इस रिबेलियन से कौन संबंध है आपका? अलोरी अलोरी सीतारमन राजू, सीतारमन राजू। ठीक है, ठीक है। और ये जो तेलंगाना आर्म्ड रिवॉल्ट है, ये आपकी पीस एंड आर्म्ड रिवॉल्ट थी। ठीक है, ये कोई ट्राइबल रिवॉल्ट नहीं थी, ये किसानों का सशक्त विद्रोह था, याद रखिएगा। ठीक है, और ये विद्रोह क्यों किया गया था आपके क्योंकि इस रैम्पा रेबिलियन की जो मुख्य वजह थी वो क्या क्या थी आपकी? फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस थी। मतलब जो जनजातीय समुदाय हैं जिनकी जिंदगी आपकी जंगलों पे निर्भर करती है, वो जंगलों के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। आपकी जनजातियों को जंगल जाने से रोक दिया गया था। जितने भी फॉरेस्ट लॉ भारत में इंप्लीमेंट किए गए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जनजातीय विद्रोह का कारण बना। ठीक है, फिर आपके फोर्स लेबर रहा, और जो लोकल लोग रहे, जो लोकल चीफ रहे, वो इन लोगों का, इन सीधे साधे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हम अपराइजिंग देख लेते हैं। चौहार अपराइजिंग कब हुई आपकी? चौहार अपराइजिंग आपकी 1766 से लेके 1816 के बीच में हुई। और ये कहां से हुई? मिदनापुर। मिदनापुर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां से। और इसको किसने लीड किया था? इसके जो लीडर थे वो थे राजा जगन्नाथ। ठीक है, फिर आपकी व्हील अपराइजिंग होती है, व्हील रिवॉल्ट होती है आपकी 1818 से लेके 1831 के बीच में। किन रीजन में? खानदेश या मालवा महाराष्ट्र वाले रीजन्स में। और इसको लीड किया था आपके सेवाराम ने, मोतीलाल तेजावत जी ने। इनका संबंध आपका व्हील रिवॉल्ट से। होर रिवॉल्ट कहाँ पे होती है? ये आपकी सिंहभूम, ये 1820 और 1821 के बीच में होती है। और ये हो ट्राइब के द्वारा इसको किया गया था। और किस रीजन में? सिंहभूम रीजन में, और झारखंड के सिंहभूम रीजन में। ये पूरा एक यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। खासी रिवॉल्ट, खासी आपकी कहाँ पे है? खासी समुदाय आपका मेघालय में। देखिए, मेघालय में तीन पर्वत से तीन माउंटेन, तीन क्या बोलते हैं, हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो खासी अपराइजिंग आपकी कहां से हुई? मेघालय में। और इससे कौन संबंधित? तिरौत सिंह इससे संबंध हैं आपके। उसके बाद आपका कोया रेवेलियन हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ताना भगत मूवमेंट हो गया। ताना भगत आपका छोटा नागपुर रीजन से संबंधित है। हरे का मूवमेंट आपका, ये आपका मणिपुर से है। रानी गेंडी चुली वाली ये मूवमेंट है, रानी गैंडी चुली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर रेफर्ड टू एज टेरिस इन इंडियन एंशियंट इंडिया? तो प्राचीन भारत में थीरी किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन क्या है? रिस्पेक्टेड वुमेन, सम्मानित महिलाएं, एल्डर्स नन इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में वरिष्ठ भिक्षुणियां, और ऑप्शन सी है वोमेन डिनाइड द भिक्षुणी स्टेटस, और भिक्षुणी का दर्जा ना पाने वाली महिलाएं, वोमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघ, बौद्ध संघ से निष्कासित महिलाएं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि थीरीज किनको बोलते थे? ठीक है, तो थेरीज आपकी जो बुद्धिज्म में जो एल्डर्स नन होती थी उनको बोला जाता। थेरीज का संबंध है आपका बौद्ध धर्म में वरिष्ठ भिक्षुणियों से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अच्छा, जो फर्स्ट, बहुत देखिए, शुरुआती समय में जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने महिलाओं को संघ में एक्सेप्ट करने से मना किया था। लेकिन बाद में जब उनकी दाई माँ, जिनको महाप्रजापति गौतमी बोला गया, महा प्रजापति गौतमी, इनके कहने पे गौतम बुद्धा ने महिलाओं को संघ में स्वीकार किया था। और ये पहली आपकी क्या बनी थी? ये पहली नन बनी थी, फर्स्ट नन ऑफ, फर्स्ट बुद्धिस्ट नन। याद रखिएगा, बुद्धिस्ट नन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते। विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914? तो 1914 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन क्या है? श्री राम वाजपेयी, श्री राम वाजपेयी, हृदय नाथ कुंजरू, ऑप्शन सी है एस जी वाजे, और श्रीनिवास
शास्त्री। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले आपके मॉडरेट लीडर थे, याद रखिएगा, मॉडरेट लीडर थे। 1905 में इन्होंने स्थापना की थी और एक मॉडरेट लीडर थे। और गांधी जी इनको अपना क्या स्पिरिचुअल लीडर मान, आपके जो पॉलिटिकल लीडर गांधी जी के जो पॉलिटिकल जो थे टीचर, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और ये आपके, और इन्होंने संस्था की स्थापना क्यों की थी? नेशनल सर्विस, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म और पब्लिक लाइफ को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वायसरॉय वॉज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन? तो निम्नलिखित में से कौन से वायसरॉय ने सबसे पहले गर्मियों के मौसम में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से शिमला स्थानांतरित किया था? और आपके ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड मायो और विलियम बेंटिक। तो देखिए यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वायसराय के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें से किस वायसराय ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था शिमला? देखिए जो शिमला आपकी समर कैपिटल हुआ करती थी, जो ब्रिटिश इंडिया थी उसकी समर कैपिटल आपकी क्या थी? शिमला हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी पसंद नहीं थी। ठीक है, तो समर कैपिटल थी ये। तो इसमें से किस वायसराय ने शिफ्ट किया था आपकी ऑफिशियली? वो किया था जॉन लॉरेंस ने। ये आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे है आपका? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित है, याद रखिएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। ये बहुत जो विलय की नीति है आपकी, उससे पूछा जाता है। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका संबंध आपका किससे है? आपका इनका संबंध है, विलियम बेंटिक का संबंध है अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे आपके? विलियम बेंटिक थे। इसके बाद इनका और किससे संबंध है आपका? सती प्रथा से संबंधित है आपका। लॉर्ड मायो का संबंध किससे? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से आपके। मायो कॉलेज की स्थापना की थी, मायो कॉलेज ऑफ अजमेर। ठीक है, इन्होंने ही मायो कॉलेज की स्थापना की थी। प्रिंसेस, जो भारतीय देसी राज्यों के जो प्रिंसेस होते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मायो कॉलेज की स्थापना की थी। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इनको हम याद रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेज विद्यापीठ, द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे? तो बॉम्बे के श्रमिक वर्ग के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध कविता माझे विद्यापीठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है नारायण सुर्वे, ऑप्शन बी अमोल पालेकर, ऑप्शन सी बालचंद्र नेमाड़े, ऑप्शन डी है आपका नरेंद्र यादव। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? जो नारायण सुर्वे थे, इन्होंने जो वर्किंग क्लास, जो बॉम्बे में जो वर्किंग क्लास हो, उनके ऊपर बहुत रिसर्च किया और बहुत सारे आर्टिकल और पुस्तकें लिखी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? नारायण सुर्वे। और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने मजे विद्यापीठ के माध्यम से जो बॉम्बे में जो श्रमिक वर्ग उनकी जिंदगी पर प्रकाश डाला था। ठीक है। अमोल पालेकर तो एक फिल्म मेकर रहे, एक एक्टर और फिल्म मेकर है, कोई ऑथर नहीं है। बालचंद्र नेमाड़े आपकी एक मराठी राइटर हैं, जिन्होंने क्या लिखा आपका? कौशल के नाम से इन्हें जानते हैं, कौशल के नाम से। ये भी मराठी राइटर हैं आपके। नरेंद्र यादव आपके इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट और राइटर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नारायण सुर्वे का संबंध इससे। अगला प्रश्न देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पयोली एक्सप्रेस? निम्नलिखित में से किसे पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शन क्या है? हेमा दास, दत्तेचंद, पीटी उषा और स्नेह अब्राहम। तो जो पीटी उषा है, पीटी उषा को हम पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जन्म कहां पे हुआ था? पयोलियन, जो पयोली एक जगह है केरला में, वहां इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पयोली एक्सप्रेस के नाम से इनको हम जानते हैं। और ये आपके जो 1994 का जो 1984 का जो आपका लॉस एंजलिस ओलंपिक हुआ था, उसमें बहुत ही मिनिमम 1/100 सेकेंड के अंतराल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मिलने से ये मिस कर गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए एक 1/100 सेकेंड की वैल्यू आप समझिए यहां से। ठीक है, ओलंपिक।
ठीक है। और पीटी उषा को आपको पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, सी आपका सही जवाब रहेगा। हिमा दास को आप क्या किस नाम से जानते हैं? देहांग एक्सप्रेस के नाम से, देहांग एक्सप्रेस के नाम से, ठीक है। और इनका निकनेम क्या है? एक और निकनेम है आपका, इनको हम बोलते हैं क्वीन, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, क्वीन ऑफ इंडियन, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। एक धावक है, एक महिला धावक है ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये मिस कर गई थी लॉस एंजलिस ओलंपिक में, 1/100 सेकेंड में ये ब्रॉन्ज मेडल से मिस कर गई थी। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट हैव अ मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। तो निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। तो देखिए ये जो तीन इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं आपकी, ये तीनों पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट कमेटी, ये किस तरह की कमेटी है? इस संसद की फाइनेंशियल कमेटी की श्रेणी में आती है, फाइनेंशियल कमेटी की श्रेणी में आती है, ठीक है। इसमें आपकी देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है आपका, ठीक है। और जो आपके कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये इसमें भी राज्यसभा लोकसभा के दोनों के सदस्य होते हैं। लेकिन एस्टिमेट कमेटी आपकी किसकी है? एस्टिमेट कमेटी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की कमेटी होती है और इसमें 30 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से आते हैं, ओनली फ्रॉम लोकसभा, याद रखिएगा। तो ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि इनमें से किस कमेटी का में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है, किस कमेटी में आपके राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो वो ऑप्शन नंबर सी आपका एस्टिमेट कमेटी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप मैन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो पुरुष फीफा विश्व कप सबसे अधिक बार किस देश ने जीता? और आपके ऑप्शंस क्या है? अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस और स्पेन। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार आपका फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिए। ऐप से फीफा, ऐप से फुटबॉल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपकी किस कंट्री ने फीफा वर्ल्ड कप जीता? वो आपका जीता है आपका ब्राजील ने, ठीक है। जैसे ठीक है, उसके बाद जर्मनी ने 4 बार जीता है, इटली ने 4 बार जीता है, आपका अर्जेंटीना ने 3 बार जीता है, ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? फीफा का जो हेडक्वार्टर है आपका, जिसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है आपका ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पे आपका? ज्यूरिक है आपका स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की वादियों में सब लोग घूमने जाते हैं ना, ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया गया स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि अभी जो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, किस जगह पे होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस नोवेल सिटी ऑफ जॉय। प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है लैरी कॉलिंस, डोमिनिक डोमिनिक लेपियर, रुडयार्ड किपलिंग, मार्क टूली। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा डोमिनिक लेप्रिक। सिटी ऑफ जॉय इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। अच्छा, ये लैरी कॉलिंस ने कौन सी पुस्तक लिखी? फ्रीडम एट मिडनाइट, याद रखिएगा। इनका संबंध किससे? फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट, ये भारत की फ्रीडम से संबंधित है, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। और रुडयार्ड कैपलिंग का संबंध किससे आपका? इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द जंगल बुक, द जंगल बुक, जंगल बुक। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा मार्क टुली का संबंध किससे, ठीक है। मार्क टुली ने भी भारत के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इनकी पुस्तक का क्या नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम। तो भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे ली गई है? ऑप्शन है आपके।
ऑप्शन कौन कौन से? महापुराण, महाउपनिषद, ऋग्वेद और स्मृति। तो जो आपका वसुदेव कुटुंबकम जो आपकी भारत की G20 समिट का थीम था वो आपका कहाँ से लिया गया है? वो आपका महाउपनिषद से लिया गया है। तो भारत ने आपका क्या है, इंडिया ने 2023 में जो G20 की समिट की अध्यक्षता की थी, G20 देशों की अध्यक्षता की थी। और इसका जो थीम क्या था? इसका थीम था आपका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम इसका फ्यूचर फिर वो था। 2026 में भारत आपकी किस समूह की अध्यक्षता कर रहा है? ब्रिक्स नेशन के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स प्लस कंट्री की अध्यक्षता कर रहा है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि जो इस अध्यक्षता तो भारत कर रहा है, इसका थीम क्या है? थीम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालूम होना चाहिए कि आपका थीम क्या है 2026 के ब्रिक्स समिट का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध निम्नलिखित में किसके द्वारा समाप्त हुआ था? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है आपके ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, और कन्वेंशन ऑफ बडगांव, और ट्रीटी ऑफ सालवाई। तो जो आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था वो आपका किस ट्रीटी से समाप्त हुआ था? ये आपका ट्रीटी ऑफ सालवाई से समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट एंग्लो का संबंध किससे? ब्रिटिश फोर्सेस से। एंग्लो मराठा वॉर आपका समाप्त हुआ था आपका वॉर समाप्त हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ सैलवाई से, ट्रीटी ऑफ सैलवाई। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आपका किससे समाप्त हुआ था? सेकेंड हुआ था आपका एंग्लो मराठा वॉर आपका, ये हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ बसीन से, ट्रीटी ऑफ बसीन से, बसीन की संधि से इसको समाप्त किया गया था। और जो थर्ड आपकी जो हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ने क्या आपका जो भी पेशवा मराठा में कौन सी व्यवस्था थी? पेशवा सिस्टम था। इस था जो तीसरी एंग्लो मराठा वॉर हुई उसने पेशवा सिस्टम को समाप्त कर दिया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में आपका जो होता है अंग्रेज और मराठाओं के बीच में निर्णायक लड़ाई हुई थी, और जिसमें अंग्रेजों ने आपका मराठाओं को हरा दिया था। और इसने इस ट्रीटी के माध्यम से क्या एंड हुआ था? एंड ऑफ पेशवा पावर, पेशवा पावर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सैलवाई के माध्यम से इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? ठीक है, तो साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? और आपके ऑप्शन है सहदेव यादव, ऑप्शन बी है करमन मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, और आपकी कौन है आपकी हैं जेरेमिन लाल रिंगुन्ना। तो सही ऑप्शन क्या है? सहदेव यादव को साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। और जो आपकी करमन मल्लेश्वरी, ये कौन है? वेट लिफ्टिंग खेल से इनका संबंध है आपका, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये, और वेट लिफ्टिंग से संबंध है, वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित, लिफ्टिंग खेल से संबंधित है आपका। मीराबाई चानू आपकी किससे संबंधित है? ये वेट लिफ्टिंग से ही संबंधित है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और जो आपकी ठीक है, अगला प्रश्न, मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, और ये बाकी तीनों क्या है? वेट लिफ्टिंग खेल से ही संबंधित हैं आपकी। ठीक है, और मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था आपका, सिल्वर मेडल जीता था आपका किसमें? वेट लिफ्टिंग में, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज अ यूवी इंडेक्स वैल्यू ऑफ 11 प्लस इंडिकेट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल यूवी इंडेक्स स्केल? तो सार्वभौमिक यूवी इंडेक्स पैमाने के अनुसार 11 प्लस का यूवी इंडेक्स मान क्या दर्शाता है? ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि एक यूवी इंडेक्स है, उसमें यदि वैल्यू
11 प्लस आ रही है, तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? और आपके ऑप्शन है लो रिस्क, कम जोखिम। ऑप्शन बी है मॉडरेट रिस्क, मध्यम जोखिम। ऑप्शन सी है वेरी हाई रिस्क, बहुत अधिक जोखिम। ऑप्शन डी है आपका एक्सट्रीम रिस्क, अत्यधिक जोखिम। तो देखिए जो यूवी इंडेक्स है, यूवी इंडेक्स को जो है आपकी यूवी इंडेक्स में यूवी रेस आपके क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद रखिएगा। यूवी रेस कैसी होती है? इंडेक्स यूपी रिस्क लेवल, रिस्क लेवल। तो यूवी रेस आपकी क्या है? यूवी रेस आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये आपकी। और ओजोन लेयर्स किसको एब्जॉर्ब करती हैं? आपकी यूवी रेस को ही एब्जॉर्ब करती हैं। और यूवी यूवी रेस की अधिक एक्सपोजर की वजह से किस तरह के रोग हो जाते हैं? आपके स्किन रिलेटेड डिसीज आपकी इसकी वजह से होती है। अधिक एक्सपोजर की वजह से क्या हो जाता है आपका? आपका हो जाता है, आपको स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, आपको सनबर्न होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। आई डैमेज हो जाती है यूवी रेस की वजह से, ठीक है। और ओजोन लेयर, इसीलिए ओजोन इन्हीं रेस को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ओजोन लेयर आपकी किस एटमॉस्फेयर में कहां पे उपस्थित होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो यूवी रेस है, यूवी रेस को कौन एब्जॉर्ब करता है? ओजोन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और ओजोन को ओजोन किस लेयर में मिलती है? आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है। अब देखिए ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में आपके देखो जो 0 से 2 का जो लेवल है वो आपका लो लेवल माना जाता है, लो रिस्क लेवल है। फिर आपका जो 3 से 5 है ये आपका मॉडरेट लेवल माना जाता है, मॉडरेट हो गया। उसके बाद आपका जो 6 से 7 वाला जो लेवल है ये आपका कैसा है? ये आपका हाई माना जाता है। उसके बाद आपका 8 to 10 है, ये आपका कैसे माना जाता है? ये आपका माना जाता है वेरी हाई। और इसके बाद जो आपका है 11 प्लस वाला जो लेवल है वो एक्सट्रीम एक्सपोजर का है, एक्सट्रीम एक्सपोजर, एक्सट्रीम एक्सपोजर, ठीक है। सही विकल्प क्या रहेगा? एक्सट्रीम रिस्क आपका रहेगा। और इस इंडेक्स को, ये इंडेक्स किसने डेवलप किया? डब्ल्यूएचओ। सो कई सारी संस्थाओं ने मिलकर इसको डेवलप किया, जिसमें डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। डब्ल्यूएचओ है आपका, आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हो गया, फिर आपका NRIP है आपकी एक संस्था। सब ने मिलकर इस इंडेक्स को डेवलप किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इतौर गिडी। इतौर गिडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इतौर गिडी इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ आदि ट्राइब, ठीक है। इतौर गिडी आदि जनजाति का एक प्रसिद्ध त्योहार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा ये समुदाय कहाँ से संबंध रखता है? आदि ट्राइब कहाँ कहाँ है? ये आपके अरुणाचल में देखने को मिलता है। और ये सारे देखिए बहुत सारे इंडिया में, भारत में बहुत सारे एग्रीकल्चर, बहुत सारे त्योहार ऐसे एग्रीकल्चर फेस्टिवल के तौर पे मनाए जाते हैं। तो इट इज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एट द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग सीजन। यह अरुणाचल प्रदेश में खेती के मौसम की शुरुआत में मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 3 क्या है आपका? ये कहाँ पे? देरे और मुसुब इज अ ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटी हॉल और डॉर्मेंट्री अमंग द। तो ये आपका जो तौर ईडी गिडी जो फेस्टिवल है ये आपका आदि ट्राइब से संबंधित रखता है। आदि ट्राइब कहाँ से संबंध रखती है? अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती है। अरु अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती है आपकी, ठीक है। ए से आदि ट्राइब, ए से अरुणाचल। और इनके जो ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटी हॉल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? देरे ए मुसुब बोलते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो सही विकल्प क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प रहेगा, ठीक है। कुछ और हम ट्राइब्स देख लेते हैं आपका। आदि ट्राइब एक और फेस्टिवल मनाती है, उसको सोलुंग फेस्टिवल बोलते हैं। पोनसुंग डांस भी आपका इसी कम्युनिटी से संबंधित होता है, याद रखिएगा। पोनसुंग डांग आपका आदि कम्युनिटी से। गालो ट्राइब से क्या क्या संबंधित है आपका? पोपर डांस आपका, पोपर डांस आपका किससे संबंधित है? गालो ट्राइब से, ठीक है। और ये आपका एक फेस्टिवल मनाते हैं मोपिन,
मोनपा आपका लोसार फेस्टिवल से संबंधित है। ये तिब्बतन लोसार क्या आपका तिब्बतन न्यू ईयर है। ये आपका तमांग रीजन में भी मनाया जाता है, आपका लेह लद्दाख रीजन्स में भी मनाया जाता है। ठीक है। खामती आपका क्या है वाटर फेस्टिवल। ये आपकी ये समुदाय किस फेस्टिवल के लिए जाने जाते हैं, सानकेन फेस्टिवल के लिए। ठीक है। फिर आपतानी हो गया। ठीक है। नियासी हो गया, आपकी आपतानी ट्री के लिए जानी जाती है। ये किस अरुणाचल में एक जगह है जीरो वैली, वहां पे ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद आपके क्या बोलते हैं उसको, नियासी हो गई, बोरी बूट हो गया। ठीक है। उसके बाद तागिन हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका नॉकटे हो गया। ये सारी आपकी अरुणाचल की ट्राइब्स हैं और ये उनके फेस्टिवल से संबंधित, अरुणाचल ट्राइब्स और उनके फेस्टिवल से संबंधित ये है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर एंड एनटीसीए। तो प्रोजेक्ट टाइगर और एनटीसीए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एनटीसीए क्या है आपकी, एनटीसीए आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी इसकी। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत होती है आपकी 1973 में। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण बाल नहीं है बाघ बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। अच्छा, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था आपका, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था। टाइगर रिजर्व वही कहां पे आपका, उत्तराखंड में है आपका, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। ठीक है। और सबसे लंबा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, नागार्जुन सागर श्रीसालम वाला जो टाइगर रिजर्व है वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व से आपका। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में देखने को मिलते हैं, आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो संस्था है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये संस्था काम करती है। ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या कहां पे है आपकी, भारत में ही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपका किससे संबंधित है, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन से संबंधित है आपका। ठीक है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज लेड ऑन 15 मई 2026। तो ये कार्यक्रम की बुनियादी ढांचे की आधारशिला 15 मई 2026 को रखी गई। तो देखिए अभी ये रिसेंटली ये फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है एएमसीए प्रोग्राम का, और ये आपका किस स्टेट में रखा गया है, ये आपका आंध्र प्रदेश में रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। और आंध्र प्रदेश में इसको कहां रखा गया, इसको रखा गया है पुट्टापार्थी जगह एक, आंध्र प्रदेश में एक पुट्टापार्थी जगह, इट वॉज लेड एट पुट्टापार्थी इन श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट। तो श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है। और तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। अच्छा, ये जो है एएमसी है, ये इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा, फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा, जो राफेल है, राफेल या जो तेजस है, तेजस, ये आपकी किस जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं आपको। ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो सही विकल्प क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कलाम एंड कवच 3.0। कलाम एंड कवच 3.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या क्या हैं,
ऑप्शन है कलाम एंड कवच वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 14 मई 2026 एट मानेसर सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो कलाम एंड कवच 3.0 का उद्घाटन 14 मई 2026 को नई दिल्ली में मानेसर सेंटर में किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। और ये आपका क्या है, आपका ये कलाम एंड कवच किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका डिफेंस इनोवेशन से संबंधित है, डिफेंस इनोवेशन से संबंधित है। ठीक है, ये आपकी संबंधित है एआई की एप्लीकेशन, एआई इन डिफेंस से संबंधित है, एआई इन डिफेंस से संबंधित है। ये आपका संबंधित है स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी डिस्कशन से ये संबंधित है। ठीक है, द थीम ऑफ दिस थर्ड एडिशन वॉज टेकिंग जय फॉरवर्ड विद I2। इसके तीसरे संस्करण का थीम है टेकिंग जय फॉरवर्ड विद I2। ठीक है, तो जय क्या है यहाँ पे? जय शब्द का किससे संबंधित है आपका? जय शब्द का क्या मतलब है? जय शब्द का मतलब है ज्वाइंटनेस, ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, और आपका किससे संबंध है? और आई से क्या है? इनोवेशन, इनोवेशन। ठीक है, तो ये आपके जो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के बीच में ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के संबंधित इसका ये थीम था, टेकिंग जय फॉरवर्ड विद I2। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा? दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा सेट नंबर 48 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे इस सेट में हमने हर सेगमेंट से क्वेश्चंस डिस्कस किए, हिस्ट्री से किए, पॉलिटी से डिस्कस किए, इकोनॉमिक्स से डिस्कस किए, ज्योग्राफी से डिस्कस किए, करंट अफेयर से डिस्कस किए, स्पोर्ट्स से डिस्कस किए, आपके बुक्स ऑथर से डिस्कस किए, रिपोर्ट्स से क्वेश्चन डिस्कस किए, आपके लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है उससे क्वेश्चन इसको डिस्कस किए। तो ये एक सेट अभ्यास डीपीक्यू का एक सेट अपने आप में एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर की तरह है। तो ये आपको कंप्लीट जीके का रिवीजन भी कराता है, नए कंसेप्ट भी आपको लर्न कराता है, और जो कंसेप्ट आपने ऑलरेडी सीख रखे हो उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, और आपको ये स्पीड को मेंटेन करने में भी, टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा। सो इस सीरीज का पार्ट बने रहिए, इसको रेगुलरली आप करते जाएंगे तो आपका जीएस और जीके से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। सो एंड आल्सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।